हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के माइंड मैप के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, और शायद ये फिजिकल साइंस का आखिरी चैप्टर होगा और हम लोगों का जो माइंड मैप है फिजिकल साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दो चैप्टर का जो है वो नहीं आया होगा। क्यों क्यों नहीं आया है? लास्ट वाले जो माइंड मैप सीरीज का वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई बात ऐसा है कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा है जो कि एक ही दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है और पूरा चैप्टर एक दो कॉन्सेप्ट्स पे ही खत्म हो जा रहा है, तो उसमें माइंड मैप बनाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इसीलिए माइंड मैप उसमें नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया। बाय द वे, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में मुझे कुछ ऐसा टॉपिक्स लगा कि हाँ इसमें माइंड मैप बनाना जरूरी है, दैट्स वाई इसका माइंड मैप आ चुका है। लगभग आपको जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में पता चल जाएगा और चैप्टर के अंदर क्या क्या है उसका ओवरव्यू लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसको आपको समझना जरूरी है। कुछ टर्म्स है जिसका डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सको। सबसे पहले इस चैप्टर का जो हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर चैप्टर का नाम है, उसी से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है क्या, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, क्यों लिख रखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस। अब किसी चीज का कोई हेडिंग है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, बिना मतलब का तो वो लिखा नहीं गया होगा। इसका मतलब, इसका कुछ मतलब है, समझते हैं क्या है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि केमिकल चेंजेस हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जब उससे डीसी करंट को हम लोग पास कर रहे होते हैं। तो कहने का मोटा मोटी तरीके से मतलब ये है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है। मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ हो गया अब नया, वो अभी आपको थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। फिलहाल समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम लोग कर क्या रहे होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट से डीसी करंट को पास करवाते हैं। जब इस इलेक्ट्रोलाइट से डीसी करंट को पास करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये केमिकल चेंजेस होता क्या है ना कि जो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेक हो जाता है आयोन्स में। ठीक है, तो यही केमिकल चेंजेस का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि जो आपका एटम रहेगा या जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा आयोन्स में। अब अगेन सवाल रहेगा कि भैया आयोन्स किसको कहेंगे, वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तो समझ आ गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हो ये रहा होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं डीसी इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। यानी पूरे के पूरे चैप्टर में करेंगे क्या भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट्स से हम लोग डीसी करंट पास करेंगे और कुछ केमिकल चेंज होगा, बस यही पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, तो केमिकल चेंज हो रहा है तो उससे हम लोगों को क्या फायदा है, क्या क्या चीज उसके हेल्प से कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। दूसरा टर्म इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों के सामने। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं ये समझिए। तो वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो सॉल्यूशन स्टेट में हो, सॉल्यूशन का मतलब आप समझ ही रहे हो कि वो सॉलिड स्टेट में ना हो, वो सॉल्यूशन स्टेट में हो। ठीक है, जो फ्लो कर रहा हो, बहने वाला स्टेट में हो, या फिर वो मोल्टेन स्टेट में हो, पिघला हुआ हो। उस कंडीशन में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, एज वेल एज केमिकल चेंजेस भी उसके अंदर हो रहा होगा जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होगा तब। ये दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फिर से एक बार बताता हूं, देखो, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट कर रहा हो, यानी अगर उसका स्टेट यानी वो कैसा है, तो अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है या फिर वो मोल्टेन स्टेट के फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और एज वेल जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होगा तो इसके अंदर कुछ केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है नीचे में, जैसे कि NaCl हो गया, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, NaOH। ठीक है, तो ये सारा क्या है भाई, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइट्स और भी बहुत सारे हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि जो कि उतना ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है वो, यानी कि सारा का सारा जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाता है आयोन्स में। तो उस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो अलग अलग कैटेगरी बनेगा। बाय द वे, जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है तो मैंने आपको समझाया है। करना क्या है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ऐप डाउनलोड कीजिए कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपको फ्री कोर्स मिलेगा फिजिकल साइंस का, जाइए, जाकर उस कोर्स में अपने आप को इनरोल करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें मैंने डिटेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अच्छे से समझाया भी है, साथ ही साथ नोट्स भी दिया है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से
कि या क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, तब आप आराम से आगे भी सारे चीज़ों को समझते रहिए। इलेक्ट्रोड्स किसको कहते हैं ये समझिए आप। होता ये है यहाँ पे कि ये सब जो चीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, उसको कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसके अंदर आता है 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है वही मैं समझाने वाला हूँ। और ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है बैटरी से, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है बैटरी से, ओके। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है उसको समझिए। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोड वो मेटल है जो कि आपका, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से, वो किसके हेल्प से करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ सके। तो वो मीडियम यहाँ पे क्या है, ये मेटल है जो कि जा रहा है अंदर में, ठीक है ना, या फिर अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आगे देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। इलेक्ट्रोड्स आपका 2 होगा, 2 टाइप का, ठीक है। एक होगा आपका एनोड, दूसरा होगा कैथोड। तो वो इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अनायन से, अनायन किसको कहेंगे, कटायन किसको कहेंगे, तो जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया उसको हम लोग अनायन कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल ये है ऑक्सीजन एटम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या कहला गया, अनायन कहला गया, ठीक है। ये है मेरा हाइड्रोजन एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या कहला गया, कटायन कहला गया। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। तो आयंस जो है वो 2 अलग अलग हो सकता है, या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम लोग कहेंगे अनायन, पॉजिटिव आयन को हम लोग कहेंगे कटायन, ठीक है। अब एनोड कौन है भाई, कैसे पहचानेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रोड हमने अंदर डाला है, इन दोनों में एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, वो इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अनायन से, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट था वो 2 आयंस में बट गया, उसमें से कुछ आयंस पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। अब जो नेगेटिव आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड को जाकर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और एनोड वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो वो इलेक्ट्रोड जो कि अनायन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस अनायन को एटम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं तो अब इसके पास क्या हो गया, कोई चार्ज नहीं बचा, ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि एटम में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल मतलब यही भी यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है। तो एनोड किसको कहेंगे, वो इलेक्ट्रोड जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा अनायन से और अनायन को कन्वर्ट कर दे रहा होगा न्यूट्रल में, यानी कि एटम में। कटायन का जस्ट उल्टा काम होगा, ये ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा कटायन के पास, यानी जो कटायंस उसमें प्रेजेंट है, यानी कि मान लो H+ है, तो ये कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या करेगा, वो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड के पास ये जो डोनेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। आने के बाद क्या हुआ भाई, आने के बाद हाइड्रोजन बोला अच्छा एक इलेक्ट्रॉन मिल गया भैया, हम ले लेते हैं इसको। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, या फिर यूं बोलूं कि एक प्रोटॉन ज्यादा था। जैसे ही हम लोग इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ले आए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल हो गया। तो अब ये न्यूट्रल हो गया और एटम में कन्वर्ट हो गया आयन से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फंडा इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड का। तो कैसे पहचानना ये शायद आपको समझ आ गया हो। यानी एनोड का क्या काम है भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, किससे, अनायन से इलेक्ट्रॉन को ले लेना। कैथोड का क्या काम है कि कटायन को इलेक्ट्रोड दे देना। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा हमारे लिए, तभी तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं ताकि आगे हम लोग इस्तेमाल कर सके इस चीज को, राइट। बिना मतलब का तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसका कुछ मीनिंग है, इसका काम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसमें से जो एक काम है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी हम लोग क्या करते हैं, मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से, ठीक है। इसको डिटेल में आप पढ़िएगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो जस्ट टॉपिक को देखेंगे, ये डिटेल में आपको समझना होगा, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल जो है वो इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भरा हुआ है, उसको हम लोगों को क्या करना है, प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेरे पास मान लेते हैं कि लोहे का कोई सामान है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर एक सोने का परत चढ़ा दूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा हूं उस सरफेस के ऊपर गोल्ड का। तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए भैया, तो एग्जाम्पल ये कि अगर आपके पास सिल्वर का कोई ज्वेलरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि सिल्वर के ऊपर जो है वो गोल्ड का प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो सिल्वर जो है वो गोल्ड की तरह दिखे, ठीक है। उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने और भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। क्या क्या है देखते हैं। देखो ये जो सारा फंडा था, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, अगर आप इमेजिन कीजिए एक चीज को अच्छे से देखिए अगर यहाँ पे, तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोड, ज़्यादा बन गया बड़ा, इसको हटाते हैं, ये मेरा एक इलेक्ट्रोड और ये मेरा एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दोनों मान लेते हैं बैटरी से हमारा कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये भी हमारा एक वायर है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रोड ऐसे बना देते हैं, चलो बढ़िया, लो बना दिया मैंने इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली कंडक्ट नहीं करेगा, यानी इस केस में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाएगा। वहीं पे इस केस में हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों सिनेरियो तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे आपके घर में मान लो फैन है, फैन चल करना नहीं है काम, वरना बहुत मार खाओगे घर में फिर करना में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि मान लो पंखा जो आपका चल रहा है, वायर वहां पे कनेक्टेड है, एक वायर को आप काट दो, जैसे ही आप वायर को काट दोगे फैन चलना बंद हो गया। बंद इसलिए हो गया क्योंकि आपने बीच का कनेक्शन जो था ना ये वाला, उसको आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिंग पॉइंट बचा नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो अंदर में ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करें, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा काम कर रहा है कि ये इसको और इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट करने के साथ साथ ये जो मटेरियल अंदर यूज किया गया है इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो होता ये है कि जो नॉर्मली हम लोगों के घर में वायर वगैरह है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा होता है वो किसके हेल्प से हो रहा होता है भाई, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छे से समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा होता है वो आयोन्स के हेल्प से हो रहा होता है, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है, इट इज द आयोन्स नॉट द इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। एमसीक्यू इससे आता है। अच्छा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द कैटायंस फ्रॉम द कैथोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द अनायंस टू एनोड। यानी कि अनायन ने एनोड को जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक्चुअल में उतना ही इलेक्ट्रॉन कैटायन जो है वो कैथोड से गेन करेगा। सिंपल, ओके, बढ़िया। डीसी को समझते हैं। डीसी सोर्स इज एसेंशियल, यानी कि डायरेक्ट करंट जो है वो जरूरी है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। आप एसी करंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये पोलैरिटी को चेंज कर देगा। क्या कहने का मतलब है, तो देखो डीसी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन एसी करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे फंडा जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाएगा। फिर जो एनोड कैथोड है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, कभी वो कैथोड बन जाएगा कभी वो एनोड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हो नहीं पाएगा रिएक्शन। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान डीसी सोर्स आपको चाहिए। लिख रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 पॉइंट और समझ लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर, यानी कि अगर हम लोगों को किसी भी मेटल के ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग करना है, यानी उसके ऊपर सिल्वर चढ़ाना है, ठीक है ना, सिल्वर का एक परत उसके ऊपर चढ़ाना है, तो उस वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करेंगे। उस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा होगा सोडियम या पोटेशियम आर्गेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन, या फिर हम लोग जो है वो सिल्वर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर गोल्ड प्लेटिंग इज पोटेशियम आउरोसाइनाइड सॉल्यूशन, यानी कि गोल्ड प्लेटिंग के वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा होगा, किसी मेटल के ऊपर गोल्ड का एक पतला सा परत चढ़ जा रहा होगा, जिसके कारण वो गोल्ड दिखने लगे, ओके। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होगा पोटेशियम आउरोसाइनाइड सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने का चांसेस है, ठीक है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। बाकी डिटेल में और भी आपको जानना है, मैंने ऊपर से आपको जितना हो सके कम टाइम में उतना मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और आई होप कि जो एक्सप्लेन किया मैंने वो आपको समझ आया हो। अच्छा, बाय द वे, मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो मॉक टेस्ट सीरीज का मैंने लास्ट वीडियो में बात उठाया था
कि क्या हम लोग एक ऑल ओवर बंगाल मॉक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करें माध्यमिक के स्टूडेंट के लिए। तो मैक्सिमम बच्चों ने, लगभग 600-700 बच्चों ने बोला है कि हाँ भैया मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कीजिए। एक बार वापस से मैं इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसके पीछे, ठीक है। क्योंकि भाई अगर करना है तो फिर इस तरीके से करना है कि अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिया और मॉक टेस्ट का पेपर अच्छे से सॉल्व करके चले गए, तो फिर मार्क्स आपका बहुत मतलब भर भर के आना चाहिए। इस तरीके से मॉक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना होगा। नॉर्मली जैसे तैसे पेपर नहीं सेट करना पड़ेगा, फिर तगड़े तरीके से पेपर को सेट करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करें या नहीं। एक कंडीशन है, उसको याद रखना है कि ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के आप कमेंट करें कि हाँ भैया आप मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नहीं होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा आपको, ठीक है। चार्ज लगेगा तो 2-3 बात है यहाँ पे चार्ज लगने का। सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग अपने सारे चीज़ों जो एक्सपेंस होगा उसको मैनेज कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कुछ फ़ी देकर किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हैं तो आपके अंदर जो सीरियसनेस होता है वो होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो आप वैल्यू नहीं करेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप वैल्यू करें, इसलिए भी फ़ी लेना ज़रूरी है। हम लोग सर्वाइव कर सकें इसलिए भी फ़ी लेना ज़रूरी है, और प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकें इसलिए भी फ़ी लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने बातों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर वापस से इस बात को अगर कंफर्म कर देते हैं कि हाँ भैया मॉक टेस्ट फिर भी आप ऑर्गेनाइज कीजिए, हम लोग फ़ी देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग अपना हार्ड वर्क पूरा जी जान लगा देंगे और तगड़ा वाला मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाकर आप कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करें कि हमें करना क्या है, ऑर्गेनाइज करना है मॉक टेस्ट या नहीं। चलो बढ़िया, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज में। या फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जैसे लास्ट में हम लोगों ने लाया था ना कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर माध्यमिक 2022, वैसा कुछ अगर आपके पास टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, लिख डालो कमेंट सेक्शन में। पॉसिबल होगा मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग ध्यान रखें। थैंक यू।